नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन। और इसमें इतिहास सेक्शन में आधुनिक इतिहास के टॉपिक बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, गांधीवादी युग और ब्रिटिश शासन के विस्तार से संबंधित आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। सभी प्रश्न वर्ष 2022 और 2021 में एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में भी इनमें से आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास में अभी तक हमने 596 प्रश्नों को कवर कर लिया है और ये हमारा आधुनिक इतिहास में चौथा टॉपिक है, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। और इसमें हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है 597 प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया? दोस्तों, आंसर है इसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक थे अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां तृतीय, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान, वकार उल मुल्क थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां तृतीय, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान, वकार उल मुल्क थे। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को सोहन सिंह भाकना ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। तो दोस्तों, बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए थे उनके बारे में भी आपको बता दिया गया है कि जो पार्टियां बनाई गई थी, जो बनाए गए थे संगठन, उनकी स्थापना किन व्यक्तियों ने की थी और किस वर्ष में की थी। आगे प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया? दोस्तों, आंसर है इसका अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को 1905 में एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। पेंटिंग को एक भगवा पहने दिव्य महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके पास एक किताब, धान के ढेर, सफेद कपड़े का एक टुकड़ा है और उसके चारों हाथों में जो है एक माला दी गई है। उसके चारों हाथों में एक माला दी गई है। तो ये बनाए थे दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग 1905 में। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, आंसर इसका 1905 में। 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। विभाजन के पीछे का असली मकसद बंगाल को कमजोर करना और मुसलमानों और हिंदुओं को उनके धर्म के आधार पर बांटना था। 600 प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का पहला विभाजन 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी का एक क्षेत्रीय पुनर्गठन था। बंगाल का पहला विभाजन 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी का एक क्षेत्रीय पुनर्गठन था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आया था? वर्ष 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ताज जो है ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। जो भारत है वो ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था? 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर हिंद पश्चिमी क्षेत्रों से अलग करने के लिए बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में नहीं हुई थी? आंसर इसका बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था।
16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के वायसराय के तहत बंगाल प्रांत का विभाजन लागू किया गया था। हालांकि मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट अधिनियम 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ताज प्रशासन शुरू हुआ, जिसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित हुआ। इसने भारत के बाद के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। 605 प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1918 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1918 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिया था। इसी कारण से गांधी ने बोअर युद्ध के दौरान उनके काम के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें दिया गया केसरे हिंद स्वर्ण पदक वापस कर दिया था। 606 प्रश्न है, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान डैश के द्वारा रचा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अमार सोनार बांग्ला, जिसे माई गोल्डन बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। एन ओड टू मदर बंगाल गीत 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? दोस्तों आंसर है इसका बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा मजबूत भारतीय राष्ट्रवादी विरोध के बावजूद बंगाल का विभाजन किया गया था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मध्य वर्गीय दबाव समूह से एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदलने की शुरुआत की थी। 608 प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत डैश के दौरान हुई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत डैश के दौरान हुई थी? दोस्तों आंसर है इसका बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। यह पूर्व गांधीवादी आंदोलन में सबसे सफल था। इसके मुख्य वास्तुकार अरविंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई और बाबू जैन थे। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक है गांधीवादी युग। ये हमारा 5वां टॉपिक है आधुनिक इतिहास में। 609 प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की? दोस्तों आंसर है इसका इलाहाबाद में। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में मुलाकात की। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए 6 प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन हैं: चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक सत्याग्रह आंदोलन और दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 610 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? वर्ष 1934 में। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी। गांधीवादी जो युग है दोस्तों वो 1917 से लेकर 1947 तक है और इसमें है दोस्तों आपका पहला रोलेट एक्ट 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, स्वराज पार्टी 1923, साइमन कमीशन 1927, दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, माउंटबेटन योजना 1947। 611 प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में
ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? दोस्तों आंसर है इसका अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। सरोजनी नायडू इंडियन नाइटिंगेल जिन्हें कहा जाता है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला थी। तारा रानी श्रीवास्तव का भी भारत छोड़ो आंदोलन का यह हिस्सा थी। तारा रानी श्रीवास्तव भी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी। मातंगिनी हाजरा जिन्हें 1942 में अहिंसक विरोध के कारण बूढ़ी महिला गांधी के रूप में जाना जाता है। 612 प्रश्न है। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था। दोस्तों आंसर इसका बी आर अम्बेडकर के बीच। बी आर अम्बेडकर के बीच 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। इस संधि ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पूरे देश को नैतिक रूप से जिम्मेदार बना दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। दोस्तों वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 613 प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना के साथ सही जोड़ा गया है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना के साथ सही जोड़ा गया है? दोस्तों आंसर है इसका 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था और पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? दोस्तों आंसर है इसका वर्ष 1928 में। वर्ष 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। 15 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान के लिए एक नई प्रभुत्व की स्थिति और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने के लिए एक ज्ञापन था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? दोस्तों आंसर है इसका कुशल कुंवर। कुशल कुंवर। कुशल कुंवर स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे। कुशल कुंवर स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के तथ्य इस प्रकार हैं कि पहला है भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में पारित किया गया था। दूसरा है दोस्तों आंदोलन ने फिट इंडिया या भारत छोड़ो के नारे दिए और गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। और तीसरा है इसे भारत अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी ने डैश को प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों आंसर इसका 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो भाषण 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया भाषण है। उन्होंने दृढ़ लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया जो उस निश्चितता को दर्शाता है जिसे गांधी ने आंदोलन के लिए देखा था, जिससे उनके करो या मरो के आह्वान से सबसे अच्छा वर्णन किया गया था। 617 प्रश्न है। महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? दोस्तों आंसर इसका इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में की थी।
इंडियन ओपिनियन 1903 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी और एमएच नजर द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। यह नेटॉल भारतीय कांग्रेस का एक प्राथमिक संचार अंग था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह की मांग क्या थी दोस्तों? आंसर है इसका राजस्व संग्रह में छूट। राजस्व संग्रह में छूट। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर था। 4 सत्याग्रह समग्र स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय मंच पर गांधी जी के आने का प्रतीक हैं। पहला है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 का, दूसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 का, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का और चौथा है दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह 1919 का। तो जो ये 4 सत्याग्रह हैं दोस्तों, ये गांधी जी के जो हैं वो आने के प्रतीक है। गांधी जी के राष्ट्रीय मंच पर आने के ये प्रतीक हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वर्ष 1915 में, जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने 1 साल के अनुबंध के तहत कानून का अभ्यास करने के लिए 1893 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? आंसर इसका वर्ष 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आगे दोस्तों प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों आंसर इसका शौकत अली। शौकत अली उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज प्रदान करना था। गांधी को मौलाना आजाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, अब्बास तैयबजी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जैसे भारतीय मुस्लिम नेताओं का व्यापक समर्थन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? दोस्तों आंसर है तमिलनाडु में। भारत के कई हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गुजरात में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भरत कोकीला उपनाम अर्जित किया? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी से भरत कोकीला उपनाम अर्जित किया? दोस्तों आंसर है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने भरत कोकीला या भरत की कोकीला की उपाधि दी थी। वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवयित्री थी। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? वर्ष 1917 में। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह एक किसान विद्रोह था। वे बिहार के चंपारण जिले में हुए बामुश्किल किसी भुगतान के साथ नील उगाने का विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा ये आंदोलन रहा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूके या ब्रिटेन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों,
1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निष्पक्ष परीक्षण दिया जाना था। भारतीय प्रांतीय चुनावों की घोषणा की गई थी। तीसरा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई। और चौथा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हुई थी। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हुई थी। 1931 के गांधी इरविन समझौते के परिणाम के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हो गई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। 627वां प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत लौट आए थे वर्ष 1915 में। गांधी जी 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर भारत लौट आए थे। 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के विरुद्ध अपने सफल आंदोलन के बाद अंततः भारत लौटे थे? जनवरी महीने में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ भारत लौटे थे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद वर्ष डैश में भारत लौटे थे वर्ष 1915 में। 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 630 प्रश्न डैश महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मार्गदर्शक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका वर्ष 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। फांसी पर चढ़ने से पहले किसने भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राख को बरकरार रखने और प्रशस्ति पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने की इच्छा व्यक्त की थी? दोस्तों आंसर इसका नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने अपनी अस्थियों को तब तक अक्षुण्ण रखने की इच्छा व्यक्त की जब तक कि भारत फिर से एक न हो जाए और एकीकरण प्राप्त होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक दिया जाए। गोडसे का कथन है कि अस्थियां सिंधु में तभी विसर्जित की जाएगी जब गोडसे का अखंड भारत का सपना पूरा होगा। 1884 में भारत के किस ब्रिटिश वायसराय को इल्बर्ट बिल के साथ संबंध किया गया था? दोस्तों आंसर इसका लॉर्ड रिपिन। इल्बर्ट बिल औपचारिक रूप से 9 फरवरी 1883 को मार्केस ऑफ रिपिन के वायसरायशिप के दौरान पेश किया गया एक बिल था जिसे सर कर्टन पेरेग्रिन इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था। 634वां प्रश्न है 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा ने वादा किया था? दोस्तों आंसर है इसका भारत के लिए एक प्रभुत्व का दर्जा। भारत के लिए एक प्रभुत्व का दर्जा। इरविन घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति के संबंध में दिया गया एक बयान था। उस घोषणा ने भारत के लिए एक प्रभुत्व की स्थिति का वादा किया। हयात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक डैश राज्य के थे? दोस्तों आंसर है इसका ओडिशा। आंसर है इसका ओडिशा। लक्ष्मण नायक स्वतंत्रता आंदोलन में उड़ीसा के प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लक्ष्मण नायक द्वारा प्रदर्शित वीरता और देशभक्ति उड़ीसा में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक गौरवशाली मील का पत्थर है। गौरवशाली मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 636वां प्रश्न द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश वर्ष में आयोजित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को लंदन में आयोजित किया गया था। यह सिर्फ एक मामूली सम्मेलन था। कांग्रेस ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। वास्तव में आमंत्रित नहीं किया गया था। वास्तव में इन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था और ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने भी इसमें शामिल नहीं होने से इनकार कर दिया। इसलिए वहाँ
46 लोग ही पहुंचे थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया एक आंदोलन था, जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1932 में। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी के आमरण अनशन को तोड़ने के लिए पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अम्बेडकर और कुछ दलित नेताओं द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु कहा, जिसका अर्थ है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को और मृत्यु 28 फरवरी 1963 को ये हुई थी। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी के समर्थक प्रसाद को ब्रिटिश अधिकारियों ने कैद कर लिया था। खुदरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1817 में। 2 अप्रैल 1817 को खुर्दा के राजा के नेतृत्व में सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आंसर है इसका महाराजा नरेंद्र सिंह ने। महाराजा नरेंद्र सिंह ने। शीश महल पटियाला की सबसे शानदार रचनाओं में से एक है। शीश महल पटियाला की सबसे शानदार रचनाओं में से एक है। महल का निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह ने वर्ष 1845 से 1862 ईस्वी में मुख्य मोती बाग पैलेस के पीछे करवाया था। महल की वास्तुकला मुगल और यूरोपीय दोनों शैलियों का मिश्रण है। 642वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लॉथ एसोसिएशन की स्थापना की थी? दोस्तों आंसर है इसका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी के अनशन को तोड़ने के लिए पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और कुछ दलित नेताओं द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेटॉल इंडियन कांग्रेस (NIC) की स्थापना किस भारतीय ने की थी? दोस्तों आंसर है इसका महात्मा गांधी ने। नेटॉल इंडियन कांग्रेस (NIC) एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। नेटॉल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 में की थी। 22 अगस्त 1894 को एक संविधान लागू किया गया था। राजघाट किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की। राजघाट दिल्ली भारत में महात्मा गांधी को समर्पित एक स्मारक है। इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल, राजीव गांधी का है वीर भूमि और जवाहरलाल नेहरू का है शांति वन। ये सभी जो है इन व्यक्तियों के समाधि स्थल हैं। महात्मा गांधी की माता जी थी, दोस्तों आंसर है इसका पुतली बाई। पुतली बाई। महात्मा गांधी की माता जी का नाम पुतली बाई था। कस्तूरबा बाई महात्मा गांधी की पत्नी थी। निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को प्यार से भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता कहा जाता था। वह अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका वर्ष 1920 में। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन 31 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। डैश
को दक्षिण अफ्रीका में उनका एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आंसर इसका महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनकी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। केसरे हिंद शीर्षक 1876 में प्राच्यविद G.W. लिटनर के द्वारा दिया गया था। डैश को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए एश्योरेंस के लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। आंसर दोस्तों इसका महात्मा गांधी को 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। 651वां प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था। दोस्तों हमारे पास दिए गए ऑप्शन है कपास मिल के श्रमिक जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन है आदिवासी जिनके प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। तीसरा ऑप्शन है महिलाएं जो दमनकारी प्रतिशतमात्मक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। और चौथा ऑप्शन दोस्तों किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद यह तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद यह तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया था। खेड़ा जिले के जो लोग थे वो फसल खराब होने और प्लेग महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। तो दोस्तों दिए गए आपके पास ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना चाहिए, नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति, खाद्य उत्पादन पर कर की निकासी। और चौथा ऑप्शन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी खाद्य उत्पादन पर कर की निकासी। गांधी इरविन पैक्ट महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। गांधी इरविन पैक्ट महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। और नीचे दोस्तों इसकी प्रस्तावित शर्तें थी। पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नमक मार्च बंद करना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी, तीसरा है दोस्तों इसमें हिंसा से जुड़े अपराधों को छोड़कर अन्य प्रकार के अपराधों से संबंधित सभी अभियोगों को वापस लेना। और चौथा है नमक मार्च में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार कैदियों को रिहाई। और पांचवा है नमक पर कर को हटाना, जिसने भारतीयों को कानूनी रूप से अपने निजी इस्तेमाल के लिए नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति दी। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 653वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नेटॉल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। 1894 में नेटॉल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 में की थी। यह एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नेटॉल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। दोस्तों आंसर है 1894 में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1894 ईस्वी में नेटॉल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। नेटॉल भारतीय कांग्रेस NIC एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों एवं टिप्पणियों का संग्रह है। महात्मा गांधी के। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक महात्मा गांधी के भाषणों और नोट्स का संग्रह है। 656वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्द किसके हैं। सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। निम्नलिखित शब्द किसके हैं।
सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। दोस्तों आंसर है इसका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था सभी राष्ट्रों के लिए एक झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है, ये दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रकार की मूर्ति पूजा को नष्ट करना पाप होगा, क्योंकि एक झंडा एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय ध्वज वह बैनर है जो एक राष्ट्र को अपनी विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। दोस्तों आगे हमारे पास आधुनिक इतिहास में छठा टॉपिक ब्रिटिश शासन का विस्तार। उसमें हमारे प्रश्न है 657 प्रश्न से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रेंच से पुडुचेरी यानी कि पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों आंसर है इसका 1761 में। 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों ऑप्शन ए होगा। पुडुचेरी को 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसियों से आज़ादी मिली थी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में तत्कालीन फ्रांसीसी उपनिवेश पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम शामिल है। विलियम हॉकिंस ने सम्राट जहांगीर से डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात की। विलियम हॉकिंस ने सम्राट जहांगीर से डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात की। दोस्तों आंसर है इसका अंग्रेजी। दोस्तों आंसर इसका अंग्रेजी कंपनी। विलियम हॉकिंस ने सम्राट जहांगीर से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। भारत के लिए समुद्री मार्ग 1498 के खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1502 में पहला वहां पुर्तगाली कारखाना यानी कि ट्रेडिंग स्टेशन स्थापित किया। पहला फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना फ्रैंकोइस कैरन ने 1668 में सूरत में की थी। पहला अंग्रेजी कारखाना डैश नदी के तट पर 1665 में स्थापित किया गया था, हुगली नदी। दोस्तों आंसर इसका हुगली नदी। पहला अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से पहली बार 1608 में सूरत में समुद्री मार्ग से पहुंची थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्ताक्षरित कर दी गई थी? 1765 में। वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित कर दी गई थी, जिस पर 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया एक और स्मारक है जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मुंबई शहर में बनाया गया था। दोस्तों वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हम 662 प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? दोस्तों आंसर इसका 1765 में। 1765 में। 1765 में जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया, तब से दीवानी भारत से ब्रिटिश राजस्व का मुख्य स्रोत बन गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वर्ष 1773 में। वर्ष 1773 में। वर्ष 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोलकाता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम के द्वारा की गई थी। निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था?
जॉर्ज विट्टेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज विट्टेट के द्वारा डिजाइन किया गया था और निर्माण कार्य गैमन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज विट्टेट के द्वारा डिजाइन किया गया था और निर्माण कार्य गैमन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था, जो उस समय सिविल इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में ISO 9001/19 में मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण का दावा करने वाली भारत की एकमात्र निर्माण कंपनी थी। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर के स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों आंसर है इसका कोलकाता में। लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता शहर के वास्तुशिल्प चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसे 1906 और 1921 के बीच इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, पहला एंग्लो बर्मी युद्ध डैश के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। यानडूब की संधि के साथ। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध यानडूब की संधि प्रत्याशर के साथ समाप्त हुआ। यह शांति संधि थी जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम एंग्लो युद्ध का अंत हुआ। ब्रिटिश और बर्मा के बीच 2 साल के युद्ध के बाद 24 फरवरी 1826 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रिटिश और बर्मा के बीच 2 साल के युद्ध के बाद 24 फरवरी 1826 को यानडूब की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार दिवस को वास्तव में डैश तारीख को मनाया जाता है ताकि उस दिन को याद किया जा सके जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। दोस्तों आंसर है इसका 22 मार्च। बिहार दिवस वास्तव में 22 मार्च को उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जिस दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। यह भारत के बिहार राज्य में एक खुले अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। दोस्तों आंसर है इसका मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। मीर उस्मान अली खान ने भारत द्वारा कब्जा किए जाने से पहले 1911 से 1948 तक हैदराबाद पर शासन किया था। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। मीर उस्मान अली खान ने भारत द्वारा कब्जा किए जाने से पहले 1911 से 1948 तक हैदराबाद पर शासन किया था। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, गांधीवादी युग और ब्रिटिश शासन के विस्तार से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।